नमस्कार, आदाब। हमारी सभ्यता और संस्कृति में जो म्यूज़िक है, जो संगीत है, वो एक वेद माना जाता है, जिसको हम सामवेद बोलते हैं। सामवेद में जो ऋग्वेद की ऋचाएँ हैं, उनकी नोटेशंस लिखी गई हैं कि वो कैसी गानी चाहिए। इसलिए ये हमारे धर्म का एक अंग रहा है संगीत। संगीत जो है जैसे प्राण तत्व है, वैसा संगीत है। भारतवर्ष में आनंद की प्राप्ति को जीवन का लक्ष्य माना गया है और आनंद की प्राप्ति का एक बहुत बड़ा सुगम जो रास्ता है वो संगीत है। संगीत से आनंद प्राप्त होता है और आनंद से ईश्वरीय आनंद प्राप्त होता है। इसलिए ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ है और आध्यात्मिक उन्नति के लिए संगीत को जो है हमने अपनाया है। आज हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमारे साथ जम्मू कश्मीर से एक बहुत ही रिप्यूटेड आर्टिस्ट, गायक आरती तिक्कू कौल हमारे साथ जुड़ी है। आज हम उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। आइए मिलते हैं आरती तिक्कू कौल से। आरती जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार महाराज जी, थैंक यू सो मच मुझे आपके मंच पे आने के लिए। इट्स ए ग्रेट प्रिविलेज फॉर अस। हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है और हम आपका आभार प्रकट करते हैं कि आप ये यहाँ पधार के हमें मौका दिया आपसे बात करने का और हमारी ऑडियंस से आपको मिलाने का आज। तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं अपने प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच जी। आज आप कश्मीर में बहुत ही एक प्रोमिनेंट वॉइस रही है रेडियो और टेलीविजन की, जो गायन है उसमें, और आपने बहुत कंट्रीब्यूट किया है गायन को। और सारे लोग आज मुझे काफी सारे मैसेजेस आ रहे थे जब मैंने ये बताया था कि आज आपका प्रोग्राम है। तो ये दर्शाता है कि मतलब लोग आपको कितना चाहते हैं हमारे स्टेट में। आप मुझे मतलब संक्षेप में बताएं कि आपका जीवन जो है, आपका जन्म जो है कहाँ पे हुआ है, कैसे आपने संगीत की विद्या प्राप्त की है और कैसे आपकी एजुकेशन हुई है, और कुछ अगर आपके इंटरेस्टिंग इसमें एनेक्डोट्स हैं आपके जो आप बताना चाहती हैं तो आप बता दीजिए। सबसे पहले तो सब लोग जो इस प्रोग्राम से जुड़े हैं उनसे बहुत बहुत नमस्ते और नमस्कार, और बहुत दिल से आप सबका शुक्रिया जो लोग सुनते हैं मुझे और जिन्होंने मेरा म्यूजिक सराहा है अभी तक, और जिन्होंने अपने अच्छे दिल से कमेंट्स दिए हैं, और कुछ अच्छे कुछ बुरे, और कई बार सुनते हैं मुझे और जिन्होंने मेरा म्यूजिक सराहा है अभी तक। आप कैरी कीजिए, थोड़ा सा मेरे से प्रॉब्लम हो रहा है। प्लीज सर रिबाउंड आ रहा है। तो इस दौरान मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई है, म्यूजिकल जर्नी, या मेरी स्टार्टिंग में, मैं पहले तो श्रीनगर में पैदा हुई हूँ और मेरी पैदाइश श्रीनगर की है, और वहीं पर मेरी एजुकेशन, मेरी म्यूजिकल एजुकेशन, सब कुछ वहीं हुआ। सो म्यूजिकल एजुकेशन जो मेरी हुई है वो मुझे लगता है 5 साल की उम्र से हुई है। मैं 5 साल की थी जो मुझे पहला थॉट आता है कि मुझे पता है, जो याददाश्त है मेरी, 5 साल की उम्र में मैंने फर्स्ट प्राइज जो है कंपटीशन, चिल्ड्रंस कंपटीशन होता था वो, उसमें लिया था। तो चिल्ड्रंस कंपटीशन होता था, तो मेरी पहली की एजुकेशन जो म्यूजिक की हुई है, मैं बहुत छोटी थी, मुझे लिखना पढ़ना भी शायद उस टाइम आता नहीं था, तो जो भी सुनती थी उसी को गाती थी। तो इट वाज जस्ट अ पिक अप एंड सिंग। तो पहला इंस्टीट्यूट एक छोटा सा इंस्टीट्यूट हुआ करता था जवाहर नगर में, जहां मैं रहती थी।
वहां पे नेबरहुड में एक छोटा सा इंस्टीट्यूट था, कंवल किशोर जाला जी वहाँ टीचर थे, उनसे मैंने सीखा। वो बहुत बिगिनिंग के इयर्स थे, उसी दौरान मैंने कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया, और जो क्लासिकल म्यूजिक की थोड़ी बहुत जानकारी वहां से शुरू हुई। तो फॉर्मली फिर मैं, हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड थे, फैमिली फ्रेंड थे, श्री राजेंद्र रैना जी, बहुत अच्छे अकॉम्प्लिश्ड तबला प्लेयर हैं। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, जो वहाँ हुआ करता था श्रीनगर में, जवाहर में, जवाहर में। जी। तो उन्होंने मुझे वहां डाला कि फॉर्मली मैं ट्रेन हो जाऊं, कि मुझे कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग हो। उसी दौरान मैंने थोड़ा सा डांस भी, वो भरतनाट्यम क्लासेस होती थी वहां, तो वहां फॉर्मली सीखना शुरू किया। तो चलते चलते आई थिंक खेलते खेलते जिसको कहते हैं, मैंने सीखा। मेरे बहुत इंटरेस्ट थे, मैं स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट लेती थी। मैं पढ़ती थी कॉन्वेंट में उन दिनों, तो बहुत स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती थी। तो जैसे बोलते ना, बच्चा खेलते खेलते सीख गई, और पता भी नहीं लग रहा था कि मैं सीख रही थी। बस लगता था कि कुछ क्लास हो रही है, मैं सीख रही हूँ। मुझे गाने के लिए कुछ बोल देते थे तो गा लेती थी। तो उस टाइम उसमें वो इमोशनल कनेक्शन उतना नहीं था। जब तक फॉर्मल इयर्स मेरे, आई थिंक टीन इयर्स, और जब तक मैं कॉलेज जाना शुरू किया, और उस टाइम जो मेरा लैंडमार्क, मेरा जो लाइफ का एक्सपीरियंस, सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है कि मेरी मुलाकात श्री मेरे गुरुजी, मेरे मेंटोर, मेरे गुरुजी, मेरे फ्रेंड फिलोसफर, कुछ भी आप कहिए, सब कुछ है वो। इस फील्ड में उन्होंने मुझे सब कुछ दिया। तो उनसे मुलाकात हुई, वो हमारे घर में, वो इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स के एज एन इंस्ट्रक्टर आए, बाहर से सीख के आए थे। उन्होंने बहुत उम्दा तालीम हासिल की थी बाहर। तो उनकी घरानेदार जो गायकी है, उसको एक्सपीरियंस किया है मैंने। आई थिंक आई वाज हिज फर्स्ट स्टूडेंट इन कश्मीर एट द टाइम। तो उसके बाद मेरा फॉर्मल बहुत ट्रेंड। नाम नहीं बताया आपने उनका। श्री टी.के. जलाली, मैंने बताया टी.के. जलाली जी, उनकी आप सब जानते हैं उनको। आई मीन ही इज एन अकॉम्प्लिश्ड पर्सनालिटी इन म्यूजिक, इतने गुणी है, मैं आपको बता नहीं सकती उनकी ज्ञान की सीमा कितनी है। वो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मैंने जब सीखा उनसे फॉर्मली। तो इस तरह तालीम शुरू हुई। उन्होंने मुझे फॉर्मली बहुत स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट, जिसको कहते हैं 4, 5, 6 घंटे का रियाज हर दिन कराना, उसमें मुझे डाला उन्होंने। तब जाके मुझे इमोशनल कनेक्शन हुआ म्यूजिक के साथ, और उन्होंने मुझे उस लाइन पे डाल दिया। तब तक वो चल रहा था, ऐसे ही गा रहे थे, खेलते हंसते खेलते। उसके बाद फॉर्मली ऑब्वियसली फिर रेडियो कश्मीर, टेलीविजन, उसमें इंट्रोड्यूस हो गई मैं, उसमें गाना शुरू किया, तो उसमें चलती गई। मैं ऑल्सो आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट, तो मैं कॉलेज में साइंसेस में थी। तो जब तक बैचलर्स साइंस में किया मैंने, फिर उसके बाद मास्टर्स इन म्यूजिक ऑब्वियसली वो किया। तो उस दौरान वो जर्नी स्टार्ट हुई। सॉरी आई वेंट अ लिटिल टू लॉन्ग, बट ये मेरी फॉर्मल। आमतौर पे क्या होता है कि मतलब एक तरीके का, एक बचपन से एक आदमी को शौक होता है किसी हॉबी का। तो आपने बोला कि आपके घर में ऐसा माहौल था पहले से कि आपके, जब आपने बोला कि प्राइमरी क्लास से ही आपको म्यूजिक का, गाने का, बजाने का शौक था? नहीं, ये बहुत अजीब सी चीज है कि हमारे घर में कोई फॉर्मली गाता नहीं था, सीखा हुआ नहीं था, पर आई थिंक टैलेंट था, और वो टैलेंट शायद सिर्फ मुझ में था, और मुझ में देखा गया। मेरे पेरेंट्स ने, मेरे भाई ने, बहन ने, सबसे बड़ा रोल मेरी सिस्टर ने अदा किया है। शुड से मेरी सिस्टर मेरी मेंटोर थी, उन्होंने मुझे डाला। उन्होंने देखा कि इसमें टैलेंट है तो उसको फॉर्मली सिखाना चाहिए। उसके बाद मेरे ब्रदर, मेरे पेरेंट्स, उसके बाद मेरी नानी तक, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स तक उसमें सपोर्टिव रहे। तो मुझे उठाते थे, सुबह सुबह उठा के तैयार करते, नहीं तुमको रियाज करने के लिए उठना है, उठो। तो जलाली साहब हमारे घर में ही रहते थे, नीचे हमारे घर में। तो सुबह सुबह उठ के 4-5 बजे उठ के हम 4-5 घंटा रियाज करते थे सुबह उठ के। 4-5 घंटा?
बहुत स्ट्रिक्ट, जैसे आपने कहा यमन, हमने 1 साल तो मैंने सिर्फ यमन सीखा है, और उसी में जितना हो सकता था, इसमें जितनी जिसको उपज कहते हैं, तो वो इनग्रेन्ड है। अभी आजकल मैं म्यूजिक गाती नहीं हूँ ज्यादा, इतना गाने बजाने का अभी है नहीं, पर वो अभी भी बंधा हुआ है, दिमाग में है वो सब, वो चीजें अभी भी पड़ी हुई है। सो उस तरह का एनवायरनमेंट था घर में, पर कोई फॉर्मली नहीं था, सीखा हुआ नहीं था, कोई ऐसे गा नहीं रहा था, पर सपोर्ट बहुत था। कुछ याद है आपको, आपका पहला परफॉर्मेंस, जो स्टेज पे परफॉर्मेंस हुआ, वो कब हुआ था? जैसा मैंने कहा, आई थिंक 5 साल की उम्र में मैंने फर्स्ट प्राइज, वो मेरे पास सर्टिफिकेट है, बख्शी गुलाम अहमद साइंड सर्टिफिकेट है, तो उससे पता चलता है कि 5 साल की थी मैं जब मैंने वो फर्स्ट प्राइज लिया था। उसी दौरान ऑब्वियसली गाना तो चलता रहता था, तो फॉर्मली मैंने फिर रेडियो स्टेशन में वो आपकी मेमोरी में है वो गाना, कौन सा गाना गाया था जिसपे प्राइज मिला था? नहीं, वो राग था पूरा, एक भूपाली गाया था। मुझे बंदिश याद नहीं है क्या थी, कुछ बिल्कुल वो 5 साल के, बहुत सदियां गुजर गई हैं, तो वो याद नहीं है। पर मैंने रेडियो स्टेशन में जब पहला आई थिंक गाना जो रिकॉर्ड हुआ था आफ्टर माय ऑडिशन, वो भजन जी की धुन थी जी। भजन जी ने फटाफट वो धुन बनाई, वो मेरा पहला रिकॉर्डेड सॉन्ग था आफ्टर आई वाज ऑडिशन। आई मीन जब मेरा ग्रेडिंग होती है रेडियो स्टेशन में, उसके बाद जो गाना था वो मुझे याद है थोड़ा सा, एक लाइन सुना देती हूँ आपको। जी जी। साथाच पर ठहरा दिलदार दर्शन हा, साथाच पर ठहरा दिलदार दर्शन हा, रस रस कदम त्रा दिलदार दर्शन हा, साथाच पर ठहरा। तो ऐसा कुछ था। ये पहला शायद रिकॉर्डेड सॉन्ग था जो मैंने आफ्टर ऑडिशन किया था। उससे पहले काफी कुछ गाया हुआ था। कॉलेज में आपने बहुत सारे परफॉर्मेंसेस दिए होंगे, स्टेज पे परफॉर्मेंसेस दिए होंगे, या फिर डायरेक्टली आप मतलब रेडियो पे आई? मुझे लगता है कि आप जी पहले कॉलेज में मैं साइंस डिपार्टमेंट थी, साइंस स्टूडेंट्स थी, तो उस तरफ म्यूजिक डिपार्टमेंट में मेरा आना जाना नहीं था, तो मैं डायरेक्टली रेडियो और टेलीविजन में ही गाना शुरू किया। उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है, बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रमोट करेगा, उसमें कई नाम है। मुझे याद है राजेंद्र काचरू जी उस टाइम हमारे सीनियर आर्टिस्ट थे, रीटा कौल जी थी, उनके साथ मैंने एक कोरल था, वो लीड थे, वॉइसेस थे, और मैंने उनके कोरल में एक बार गाया था, वो मुझे याद है। पर हाँ, डायरेक्टली आई थिंक रेडियो टेलीविजन स्टार्ट हो गया था मेरा गाने का, और उसके बाद ऑडिशन के बाद फिर काफी प्रोग्राम्स, कॉन्सर्ट्स, उसमें गाना शुरू किया था। उसमें लंगू साहब की कॉम्पोजिशंस थी, जलाली साहब की कॉम्पोजिशन, भजन जी के काफी सारे गाने गाए। तो उस टाइम फिर उसके बाद तो रेडियो टेलीविजन के बाद तो काफी 80s में तो काफी प्रोमिनेंट सीन था म्यूजिक का, बहुत गाना बजाना होता था, रिकॉर्डिंग्स होती थी, बहुत बिजी थे हम। जी, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। डेजी बान है, भरत काचरू है, सुदेश कोल है, यंग है, डू यू वांट टू मेक मनी पार्ट है, पता नहीं क्या बोलता, पद्मा रैना है, टीके जलाली साहब है, भरत काचरू,
नीरजा जी पंडित है, नतालिया है, ये रशियन है, नीरजा पंडित और निर्मला धर हैं। ये सब आपको विश कर रहे हैं और आपके साथ मतलब बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं आपका गायन सुनकर। थैंक यू। तो ये सब मेरे बहुत अच्छे सपोर्टर्स हैं, वेल विशर्स हैं। सब आपको नमस्कार सबको। मैं बहुत दूर रहती हूँ, आई डोंट नो, वॉइस के ओवर थ्रू पता नहीं सुनाई दे रहा है ठीक से उनको, वॉइस बट अच्छे से सुनाई दे रही है, नो थैंक प्रॉब्लम। यू। तो आप हमको जो आपने गाना गाया और बहुत हिट हुआ पहला गाना, वो सुना दीजिए, जो जी जिसका मतलब जी। काफी सारे गाने थे जो हिट हुए, पर मुझे जो सबसे आई थिंक वो जी, जो काफी ज्यादा मकबूल जी, हुआ, खास काफी तौर ज्यादा पे मैं पहला पहला वो गाना याद करना चाहता हूँ जो अ, जी, पहला गाना आई थिंक वो हते वेश चार नए लोग इश्क नारस, हाँ, वो था जो मैंने शमीम जी के साथ गाया, शमीम देव जी, जी के साथ गाया। हुँ, तो वो काफी हिट हुआ था। वो हुँ, एक्चुअली क्या हुआ था, वो काफी सारे गाने एक साथ रिकॉर्ड हुए थे। वो कॉम्पोजिशन टीके जलाली साहब ने और लंगू साहब ने एक साथ कंपोज किए थे काफी सारे गाने। तो उसमें ये एक गाना था, उसके बाद हमारे सोलो गाने भी थे जो रिकॉर्ड हुए थे रेडियो कश्मीर में। उसमें एक गाना ये था, एक गाना हमारे विजय मल्ला और कैलाश जी का था, एक हमारा ड्यूएट था मेरा और शमीम का। तो इसी तरह अलग अलग 5-6 गाने थे, वो सब के सब बहुत हिट हुए थे। ये खासकर मुझे याद है बहुत हिट हुआ था। मेरे फादर जो थे वो कॉन्ट्रैक्टर थे, वो मुझे बताते थे कि वो कभी साइट पे जब जाते थे, उनके जो लेबर होता था, जो कॉमन आदमी था वहां पे, जो ही ये गाना बजता था, आई थिंक हर दिन सुबह वो फरमाइश होती थी, तो उसमें गाना बजता था कभी। हमारा तो वो हमारा भी बहुत बहुत फेवरेट, बहुत ही मतलब ये इसको सब हम निकलते थे, ऑफिस निकलते थे या यूनिवर्सिटी जाते थे तो ये गाना हमेशा बजता था। तो ये तो चार ने लोग वो मुझे कहते थे कि वो अपना काम छोड़ के वो ऑलमोस्ट झूमने लगते थे, गाने लगते थे, उसके साथ डांस करने लगते थे। तो मैं धुन तो बहुत उस अच्छी बनी है, बहुत अच्छे टाइम से गाया गया है। वो धुन बहुत जी अच्छी बनी है, बहुत अच्छे से गाया गया है और रिदम थोड़ा बहुत सा फास्ट है। हाँ, जी, वो उस गाने पर मैं बोलना चाहती हूँ कि जी, जब हमने वो रिकॉर्ड किया तो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस होते थे। आपको पता है जी, कश्मीर, रेडियो जी, कश्मीर श्रीनगर में एक म्यूजिक रूम था, उसी में रिकॉर्डिंग होती थी। एक साइड में एक एको चेम्बर था जिससे एको देते थे, और उतने ही लिमिटेड रिसोर्सेज में डिपेंड करना पड़ता था। 3 या 4 इंस्ट्रूमेंट्स होते थे और 2 वॉइसेस हुँ, होते थे, बस इतने में ही सब गाना बजाना होता था। पर जी, उसी में उसमें जादू था, उस गाने में दिल से गाते थे और मेहनत से गाते थे। तो उसमें मेरा और शमीम का वो बहुत ही अच्छा, मुझे लगता है वो एक डुएट, ऐसा डुएट बना कि उसका बिल्कुल सिंक हो गया था, जी। दिलों से सिंक हो गया। I'll sing a little bit. Hatayves çağrıday log aşk naras, Hatayves çağrıday log aşk naras, Yaras vantrimyon, Yaras vantrimyon, Sar gई थोनम को तब प्यारस, सार गई थोनम को तब प्यारस, यारस वंतई म्योन, यारस वंतई म्योन, हतई वेश चारने लोग इश्क नारस, zulüm yaltar hiç madan varas, zulüm yaltar hiç madan varas, dançız maktızan vurtaban, dançız maktızan
सन उठता बान नसक इस चश्म क्या जो दूगारस नसक इस चश्म क्या जो दूगारस यारस वंतई म्योन यारस वंतई म्योन Beautiful. इस गाने के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। लंगू साहब और जलाली साहब जो हैं दोनों इतने खूबसूरत बंदिशें उन्होंने बनाई, पर उनका स्ट्रेस जो रहता था हमेशा वो रहता था एक्सप्रेशंस पे। गाना गाना नहीं होता है जब तक उसमें वो एक्सप्रेशंस आप डालो ना, आपके दिल से वो फेक नहीं होनी चाहिए, वो दिल से निकलनी चाहिए एक्सप्रेशंस। जैसे शमीम जी के बारे में मैं क्या बोलूं कि आवाज में ऑटोमेटिक एक्सप्रेशंस है, मुझे लगता है उनको कुछ करना नहीं पड़ता है। उनकी जो आवाज है उसमें ऊपर वाले ने पता नहीं क्या भर दिया है, उसमें एक्सप्रेशंस का खजाना है। जो भी वो गाते हैं उसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो मुझे काम करना पड़ता था एक्सप्रेशंस के लिए काफी सारा। तो उसमें मुझे लंगू साहब और जलाली साहब ने बहुत ज्यादा हेल्प की, बहुत ज्यादा समझाया कहाँ स्ट्रेस देना है, कहाँ पे आवाज को किस तरह मॉड्यूलेट करके उसमें वो फीलिंग लानी है। वो जस्ट फीलिंग नहीं होती है, वो बाद में समझ आता है कि जब वो सुनने वाला सुनता है तो उसको कैसा लगता है। जब आपके दिल को छूता है तो तभी दूसरे के दिल को छुएगा वो। तो उस टाइप की फीलिंग्स पे जो काम किया है उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी। ये ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ जो एसेट्स है ना उसका है। एक बात यह है कि इसके वर्डिंग जो है, इसके जो बोल हैं वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत और अच्छा। उसके अनुरूप इसका धुन बना है। फिर संगीत जो ऑर्केस्ट्रा है वो भी उसके अनुरूप है। आपने कहा बहुत से कम मतलब इंस्ट्रूमेंट्स में इसका जो है ऑर्केस्ट्राइजेशन किया गया है, लेकिन लगता नहीं है कि कम है, वो लगता है कि परफेक्ट है। जी जी। तीसरी बात है जो इसमें आग्रह है, यार यार, ये यार जो दूसरा है ना, ये आग्रह जो है ये इतना ही मतलब ये इसका जो है ना वो टैग लाइन है इस सॉन्ग की, और इतना बढ़िया गया है। जो इनका कॉम्बिनेशन था लंगू साहब का और जलाली साहब का जो कॉम्बिनेशन था एज कंपोजर्स, वो इतना मैजिकल था कि जो टेक्निकल डिटेल्स जलाली साहब के म्यूजिक में थी वो अपना म्यूजिकल जो टेक्निक थी वो उस पर डाल देते थे, और लंगू साहब का वो इमोशनल एस्पेक्ट, हाँ जी, तो उसकी वजह से जो सिंगर होता था वो निकालता था वो आवाज, क्योंकि उसमें वो देखते थे दोनों चीजें वो मिक्स होती थी उसमें। बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन। ये मेहनत, तपस्या और अंडरस्टैंडिंग ये जो है जब एक साथ आ जाती थी तब ये धुनें बनती थी, तब ऐसा म्यूजिक बनता था। जी जी। तो ये हमने खो दिया, इसका दर्द है इसका। एब्सोल्युटली वो वापस नहीं आ सकता, वो एरा, वो टाइम, और वो जो उस टाइम का जो मैजिक था। कहने का मतलब मेरा कहने का मतलब है इसकी कंटिन्यूटी में और धाराएं बही होती, इसकी कंटिन्यूटी में और लोग आए होते जिनको ट्रेन किया गया होता और जो इसको आगे चलाते। लेकिन अनफॉर्चुनेट था कि जो कुछ कश्मीर में हुआ उसकी वजह से हमको सबको वहां से निकलना पड़ा। दैट वाज एन अनफॉर्चुनेट इवेंट, और त्रासदी वही है, और उसकी वजह से ये मतलब सब कुछ खो गया। एक तरीके से तो खो ही गया, मतलब जब ये प्लेटफॉर्म ही नहीं रहा। लेकिन हम आशावादी है, हम आशावान हैं, हम चाहते हैं कि आप इसमें मतलब सारे लोग जुट के एक दफा फिर इसको जीवित कर सकते हैं, इस कश्मीरी म्यूजिक को। और ये प्राण है हमारा, हमारी सभ्यता संस्कृति का, और हमारे वेद है इसमें, और ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लाइफ है। और वो एब्सोल्युटली आपने सच बोला कि उस टाइम में भी आपको पता है कश्मीर के एनवायरनमेंट में भी, उसमें भी सरवाइव कर जाना सिंगर्स का, कंपोजर्स का, म्यूजिशियंस का, क्योंकि इट वाज थोड़ा बहुत कंजर्वेटिव एटमॉस्फेयर था। और मुझे याद है मैं जब रेडियो स्टेशन जाती थी रिकॉर्डिंग्स के लिए, देर हो जाती थी, मैं जलाली साहब के साथ होती थी, तो मेरे पेरेंट्स को पता था कि नहीं वो अच्छे सिक्योर एनवायरनमेंट में है, वो सब लोग अच्छे लोग हैं। तो वो जो नाम पीछे कभी कुछ उसके नाम खराब हो जाता था इस फील्ड में आने से,
तो उस एरा में उसको हमने गलत साबित किया था कि नहीं, ऐसा नहीं है। सब अच्छे लोग, जो अच्छे घरों के लोग, अच्छे लोग इस फील्ड में जुड़े हैं और उसमें कोई खराबी नहीं है। हम सर्वाइव कर पाए। इस बात पे मैं आने वाला था क्योंकि मतलब ये जनरेशन जो आपकी जनरेशन थी, विजय मल्ला जी हैं, मतलब शेख हैं, आप हैं, शमीमा देव जी हैं, कैलाश मेहरा जी हैं, ये एक जैसे मतलब रिवोल्यूशन आया वहां पे, और इसके बाद जो है ये रुकने वाला नहीं था, क्योंकि इसके बाद एक धारणा जो रखी गई थी उसके जो जिसका आपने जिक्र किया वो तहस नहस हो गई, वो खत्म हो गई, लेकिन उसको वापस इम्पोज किया गया। जो कंजर्वेटिव माइंड के लोग थे वो फिर उन्होंने मतलब उस तरीके से वहां पे नुकसान किया इसका, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, हम इसको आगे बढ़ाएंगे और हमारा यही ध्येय है। हाँ जी। और इस ये एक गाना हुआ, दूसरा एक बहुत हिट सॉन्ग है आपका, आप वो भी सुना दीजिए अपना, जो आप अभी बोल रहे थे, जो आपका सोलो सॉन्ग है, जो आपका एक इंडिविजुअल सॉन्ग है। गाने तो काफी हैं कश्मीर में जो हिट सॉन्ग्स हुए हैं रेडियो कश्मीर में, आप सुने हैं उसके। आप मैं सोच रही थी कि मैं अपने एल्बम में से आपको कोई गाना सुना देती हूँ, पर आप कुछ पर्टिकुलरली सुनना चाहेंगे? मैं कुछ लाइनें सुना देती हूँ। आपने अपनी पसंद के गाने, आज आपकी पसंद के सारे गाने सुन लिया। तो आई थिंक 1983 तक तो मैं कश्मीर में थी। उसके बाद मेरी शादी हो गई, मैं बॉम्बे मूव हो गई। उसके बाद हम काफी जगहों में घूमे। उसी दौरान मैंने काफी सारा काम किया, एल्बम्स बनाए, थोड़े वीडियो एल्बम्स जो लोगों के सामने आए हैं। तो पहला वाला जो था उसमें ललवाक था मेरा। ललवाक पे मैंने 2 ऑडियो कैसेट्स बनाए थे, जो 120 उसमें ललवाक थे, 120। तो वो काफी काम किया उसमें मैंने। हम लोग श्री वीरेंद्र काजी जी थे, उन्होंने इनिशिएट किया था ये प्रोजेक्ट। तो उसको मैंने रिकॉर्ड कैलकाटा में किया था। कैलकाटा में वो रिकॉर्ड हुआ था सलिल चौधरी के स्टूडियो में। और उससे पहले मैंने जो एल्बम बनाया था उसका नाम था अमृत वर्ष। वो हमारे सूफी एक सेंट पोएट थे, उनका था एल्बम। तो मैं आपको उसमें से पहले सुना देती हूँ थोड़ा सा कुछ ललवा और एक गाना उसमें से। पहले मैं अमृत वर्ष का एक गाना सुना देती हूँ। ये कंपोजिशंस की मैंने सब अपने आप बनाई हैं। आप अमृत वर्षन की, ललवाक की, और उसके बाद यार लॉकचार मेरा एक और एल्बम था, इनकी कंपोजिशंस मैंने बनाई हैं। मोतिया रोज सोन मस नहीं कदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोतिया उनको ये रोज सोन मस नहीं कदर, देही ना तो तार लक चारस बंतवे, लक चारस बंतवे, लक चारस बंतवे, मोतिया उनको ये रोज सोन मस नहीं कदर, ये ना तो तार चारस बंदवे, लख चारस बंदवे, लख चारस बंदवे, मुतिया मुत ये ब्रो सोन मस नहीं कदर। चान दर्शन सती बलई सुई में छुमद दिस्तवा, चान दर्शन सती बलई सुई में छुमद दिस्तवा, कदर सेहत
क्या छु आसान बेमारस वंतवे नपचारस वंतवे नपचारस वंतवे मुखिया बुन ये हो मोर सोन मसने कदे। तो ये उसका एक गाना है। के जलाली साहब, मैं फिर भूल जाऊंगा आपको कहना, वो कह रहे हैं कि आलव चान्य क्या बोलते हैं, बड़ क्या खबखात उनका है। अच्छा तो जी, वो हमारा एक गाना अभी अभी वो किसी ने फेसबुक पे डाला था, वो बहुत ही पुराना, आई थिंक 82 या 81 ऐसे, हबा खातून का कॉन्सर्ट हुआ था रेडियो कश्मीर की तरफ से, और जलाल साहब ने उसका म्यूजिक दिया था। मेरा सोलो आइटम था। कई सालों बाद अभी मैंने वो सुना, जहन से निकल गया था। इतनी खूबसूरत कॉम्पोजिशन है, इतना प्यारा। ये उस टाइम शायद दिल से भी गाया था और काफी अच्छा रिप्रोड्यूस हुआ है। अभी मैं अभी भी कोशिश आप करती दिल हूँ। से गा रही हैं, अभी भी आप दिल से गा रही हैं, बहुत आवाज सुंदर गा रही हैं। आवाज मैं जैसा मैंने कहा, मैं गाने बजाने में थोड़ा सा अभी थोड़ा बहुत आउट बहुत ऑफ एक्टिव नहीं हूँ, नहीं हूँ, तो उसकी नहीं, वजह से लेकिन वो भूलता नहीं आदमी। आपकी वॉइस आज भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हाँ, बदो बलई लालो कल्याण बई लालो कल्याण बई आलम चाले बदो बलई लालो कल्याण बई लालो कल्याण बई। 2 लाइनें हैं। वो बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ है उसकी। मैं मैजिक स्पॉइल नहीं करना चाहती हूँ अभी। उसका रिप्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं अभी होगा। अभी जो आपके एल्बम का बात कर रहे थे, उसमें जी जो और गाने हैं वो, क्योंकि अभी आपने ये जो गाना बहुत बढ़िया सुनाया आपने, उसके बाद जो है जी, उसके बाद जैसे मैंने कहा, ललवा काफी पॉपुलर हुआ था, और मेरा ये जो अमृत वर्षन काफी पॉपुलर हुआ था, उसमें काफी अच्छे गाने थे। अच्छा बना था। उसके बाद जो हमने साथ में जो एक बहुत प्यारा एल्बम बनाया, वो है मनिकामना, जिसमें अर्चना मेरी जो गुरु बहन है, प्यारी बहन है छोटी सी, बहुत ही अच्छा गाती हैं, बहुत ही टैलेंटेड है। भगवान उसको और आगे बहुत बहुत सारा प्रोग्रेस दे। उसने और मैंने एक साथ गाया, और जलाली साहब ने उसका पूरा म्यूजिक कंपोज किया। हमने वो कैलकाटा में रिकॉर्ड किया। काफी अच्छा उसका क्यूए स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट था। उसमें उन्होंने हमने सबने काफी सारे गाने गाए, काफी पॉपुलर हुए हैं उसमें गाने। एक मैं सुना देती हूँ, हमारा उसमें ड्यूएट्स हैं और उसमें सोलो आइटम्स भी हैं। एक लीला है। लालो लालो बाल गोपालो लालो लालो बाल गोपालो करियो से किस पोषण मालो करियो से किस पोषण मालो लालो लालो बाल गोपालो करियो से
ocean मानो करियो take it ocean मानो। ये उसमें एक गाना है, काफी उसमें हमने एक साथ जो पॉपुलर गाने हैं मजे में छम मैंने कामना, उसका भी वो बहुत प्यारा गाना, अर्चना ने उसमें बहुत अच्छा गाना गाया है, आरिज़ू दरकुट उनका गाना है उसमें। तो वो एक एल्बम हमने एक साथ किया था और बहुत मेमोरेबल एल्बम है। उसके बाद लास्ट में मैंने एक 2006 में मैंने जो लास्ट एल्बम बनाया उसका नाम याद लॉकचार है। तो वो एक्सोडस के बाद ही मैंने बनाया। उसमें मैंने एक गाना अपने आप लिखा है जो एक एक्सोडस सॉन्ग आप कह सकते हैं, वठिल सरी तरफ घर पकान पकान तरफ घर, वो मैंने अपने आप लिखा है और उसको मैंने अपने आप कंपोज करके उसमें एल्बम में है। वो सुनाई मैं सुनाती हूँ। वो यूट्यूब पर भी है, काफी पॉपुलर हुआ है, लंबा गाना है काफी। वो सरी तरह कर पकान पकान तरह कर युस असी रोमुन युस असी द्रोमुन नीलित सरी चालव सुगर नीलित सरी चालव सुगर विठ्यु सरी तरह कर पकान पकान तरह कर युस असी द्रोमुन युस असी रोमुन नीलित सरी चालव सुगर नीलित सरी चालव सुगर विठ्यु सरी तरह कर। काफी लंबा गाना है उसमें, काफी टचिंग सॉन्ग है, रो लेते हैं लोग उससे। और मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ ऐसा था कि मेरे पेरेंट्स ने उसी टाइम मुझे जम्मू से फोन किया कि वो हमारा जो घर है जवाहर नगर का वो बेच रहे हैं रिमोटली। और उसी मिनट मुझे लगता है विदिन 5 मिनट्स में मेरे अंदर एक तूफान सा उभरा और उस तूफान को कंट्रोल करने के लिए मुझे लगा कि मुझे कुछ लिखना चाहिए, कुछ गाना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कि मुझे एक आउटलेट चाहिए। तो मैं लिखना शुरू किया, पहले गुनगुनाया, लिखना शुरू किया और लिखती गई जब तक उसके 8-10 स्टैंजास बन गए। और उसी में मैंने अपनी सिस्टर मेरी है जिसको मैं सब कुछ सुनाती हूँ, जब मैं कुछ बनाती हूँ लिखती हूँ तो उससे सुनाती हूँ उसको सुनाया एंड आई थिंक आई वाज क्राइंग। उसको सुनाते बोलते सब निकलता गया। वो एक्सपीरियंस था। तो उसके बाद मैंने एक बार यहाँ हमारे यूएस में काफी वो कैंप्स होते हैं, उसमें म्यूजिकल प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहां मैंने गाया पहली बार, बिकॉज नया घाव था, नए जख्म थे कि हमने अपने मदरलैंड को खो दिया है। तो उसमें इतने इमोशनल हो गए लोग कि सबने कहा नहीं इसको रिकॉर्ड करो, हम सुनना चाहते हैं। तो उसी बीच में मैंने फिर ये रिकॉर्ड किया दिल्ली में 2006 में। ये काफी इमोशनल गाना है, जब भी मैं गाती हूँ तो आंसू उभर आते हैं, काफी उसके दर्द आपको महसूस होता है। मतलब ये सिर्फ हमारे लिए अप्लाई नहीं होता, ये किसी का भी घर जिसका उजड़ जाएगा, जिसका भी घर ना रहे, ये उसके लिए गाना। जी। तो आर्टिस्ट को कई दफा अपने इमोशंस जो होते हैं दिखाने नहीं आते, पर वो अपने आर्ट के थ्रू
दिखा सकते हैं, आउटलेट होता है, तो उसमें आउटलेट में आप निकाल सकते हैं आप अपने इमोशंस। जी जी, गिरा अनयन नयन विनवानी, जो आर्टिस्ट का एक्सप्रेशन ऐसे ही होता है, गिरा अनयन नयन विनवानी। हमारी आंखों की जबान और जबान की आंखें नहीं होती है, लेकिन हम कुछ कुछ कह देते हैं, और वो बहुत, अभी आपने मुझे बहुत भावुक कर दिया। जी नहीं, उसके काफी वो स्टैंडर्ड, मुझे भी पता नहीं वो कैसे निकला मेरे से, और वो जी। बिल्कुल राइम में था, बिल्कुल मीटर में लग रहा था, और फिर मैंने उसको धीरे धीरे कंपोज किया। काफी देर तक तो मैं गा नहीं पाती थी, क्योंकि एवरी टाइम आई सिंग वेरी तो वेरी इमोशनल। डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट टू रिकनसाइल। इस चीज जी को हम कभी रिकनसाइल नहीं कर सकते हैं जो हमारे साथ गुजरी है। खैर, जिंदगी चलती। मुझे आप बता दीजिए, आपके जो जहाँ रहती हैं आजकल, वहाँ जी कैसा, वहाँ 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 कैसा माहौल है? वहाँ आपका जो अपनी कम्युनिटी है, वो किस हद तक आप कैसे मिलते जुलते हैं, और कैसी एक्टिविटीज होती है, और खास कर ये कल्चरल एक्टिविटीज के बारे में थोड़ा जी बता जी। सो यहाँ पे आके, जैसा मैंने कहा, इंडिया में तो हम बॉम्बे में, कलकत्ता, पटना, जालंधर, काफी जगहों में घूमे, और वहाँ पे सब रेडियो स्टेशंस और टेलीविजन स्टेशंस में मैंने प्रोग्राम्स किए, जी काफी कॉन्सर्ट्स में गाया। पटना में मैंने बहुत बड़े कॉन्सर्ट में क्लासिकल म्यूजिक गाया। जी तो मोस्टली वहां पे मैं क्लासिकल ज्यादातर गाती थी, जहां भी ज्यादा। फिर उसके बाद लाइट क्लासिकल काफी सारा गाया। तो यहाँ हम मूव हुए 27 इयर्स बैक, हमको 27 साल हो गए हैं इस कंट्री में, यूएस में आए हुए। मेरी मेरी साइड ऑफ फैमिली सारी यहाँ रहती है, मेरे ब्रदर, मेरे सिस्टर, मेरे पेरेंट्स यहाँ पे थे। तो यहाँ घर बना लिया हमने, और मैं यहाँ जब से आई हूँ तब से मैंने कश्मीरी ओवरसीज एसोसिएशन, यहाँ की एसोसिएशन है कश्मीरी पंडित्स की, जो हम जी बहुत काम करते हैं, बहुत सारे सोशल काम करते हैं। तो उसमें मैंने भी उस एसोसिएशन में मैं प्रोमिनेंट थी। मैं कश्मीरी ओवरसीज की कल्चरल सेक्रेटरी रही हूँ। मैं यहाँ जोनल डायरेक्टर रही हूँ। काफी एक्टिविटीज मैंने की हैं। म्यूजिकली हम काफी चीजें मैंने इंट्रोड्यूस की यहाँ पे। जब यहाँ कैंप होता है 4th of July में, यहाँ बहुत बड़ा कैंप होता है, जिसमें ऑलमोस्ट 200-300 सारे कश्मीरी पंडित इकट्ठा होते अच्छा हैं 3-4 दिन के लिए। तो उसी कैंप में हमने आर्टिस्ट बुलाना शुरू किया इंडिया से। तो वो ट्रेंड जी जो थी वो मैंने शुरू की कि एक एक करके एक इनवाइट करें। उसमें नीरजा आई है, कैलाश जी कई दफा आई हैं, कैलाश मेहरा जी, और उसके बाद धनंजय आए हैं few years back, और राजेंद्र काचू जी आए हैं। तो उसमें हमने काफी इंट्रोड्यूस किए वो चीजें, ताकि आर्टिस्ट आए यहाँ परफॉर्म करें। यहाँ की कम्युनिटी बहुत ज्यादा इच्छुक होती है कि एक कुछ नया सुने, कश्मीरी सुने। और आपको पता है, जब से घर खोया है तब से कश्मीरी बहुत दिल के बहुत क्लोज हो गया है, बहुत जबरदस्त। जब खो जाता है कुछ तो अब उसकी रेलेवेंस पता चलती है। तो वो हम सबके साथ हुआ है। तो इस कम्युनिटी में और इसके एसोसिएशन ने बहुत काम किया है। जैसे मैंने कहा, मणिकामना हमने एल्बम बनाया। इसी के साथ फिर कैलाश जी के साथ बहुत सारे एल्बम्स हुए कि उन्हें स्पॉन्सर किए। वो डिवोशनल एल्बम्स थे। नीरजा जी कई दफा आ चुके हैं यहाँ, उन्होंने गाया है, बहुत हमको एंटरटेन किया है यहाँ पर। तो एक्टिविटीज बहुत सारी हैं कश्मीरी म्यूजिक के लिए। एक बात जानना चाहता हूँ, जिसकी बहुत क्यूरियोसिटी है। जो आपके बच्चे वहाँ पे, जो जनरेशन वहाँ कश्मीरी, आपने बोला 200-300 फैमिलीज हैं, तो उनके बच्चे जो है वो इंटरेस्टेड है कश्मीरी गाने में, और कोई सीखता है क्या कश्मीरी गाना वहाँ? आई वुडंट से कि सीखते हैं कश्मीरी गाना, बट आते हैं, अपने अपने शोज में आते हैं, अपने इवेंट्स होते हैं उसमें आते हैं। कई हम बच्चों, वो हमारा काम है, वो उन बच्चों का काम नहीं, वो हमारा एज पेरेंट्स हमारा काम है कि उनको इंट्रोड्यूस करें, उनको पुल इन करें। तो काफी एफर्ट्स होते हैं उसमें, हम इंट्रोड्यूस करते हैं उनको। मैंने यहाँ स्कूल चलाया था कश्मीरी, जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो संजय कौर जी हैं यहाँ के डायरेक्टर थे, प्रेसिडेंट थे।
उनके साथ मिलके हम एक स्कूल चलाते, तो उसमें हम कश्मीरी सॉन्ग्स सिखाते थे उनको, कश्मीरी हिस्ट्री के बारे में सिखाते थे, वो काफी देर हमने चलाया। तो ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स होते रहते हैं। तो बच्चे अपने आप तो नहीं सीखेंगे, वो हमारा काम है उनको सिखाना। तो काफी एफर्ट्स होते हैं, आई वुड से एफर्ट्स होते हैं, आजकल बहुत सारे एफर्ट्स हो रहे हैं केओ में। मसलन क्या हो रहा है? जैसे आप ये जो एक्टिविटीज में कश्मीरी जो बच्चे हैं आजकल, उनको इनिशिएटिव्स दिए जाते हैं कि आप प्रोजेक्ट्स बनाओ। जैसे कलहन पे एक प्रोजेक्ट हुआ था, या कश्मीरी हिस्ट्री पे प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन पे काम करते हैं बच्चे। कश्मीरी कुकिंग पे काफी सारी क्लासेस दी जाती हैं यहाँ पे, कभी कभी उस पे काम होता है। सेमिनार्स होते हैं, आपके बच्चों के सेमिनार्स होते हैं, तो उसमें काफी एक्टिविटीज करते हैं, जितना कर सकते हैं, जितना उनके जितना कर सकते हैं, जितना हम उनको फोरम देते हैं तो वो कर लेते हैं। तो उस हिसाब से तो मैं कहती हूँ कि काफी काम होता है, पहले से ज्यादा होता है इनफैक्ट। तो अवेयरनेस तो है हमारे, ये बहुत ही एनकरेजिंग बात है, हमारे लिए बहुत एनकरेजिंग बात है। और अगर वहाँ पे कश्मीर की हिस्ट्री, कल्चर और मतलब संस्कृति पढ़ाई जाए और उनको समझाया जाए, क्योंकि भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा जो कश्मीर रहा है, तो उनको सारा इंडिया समझ में आएगा। अगर उनको वहाँ के मतलब काव्य शास्त्रकारों के बारे में बताया जाए, हिस्टोरियंस के बारे में बताया जाए, राजतरंगिणी के बारे में बताया जाए, ऐसी बातें, और संगीत के बारे में खासकर बताया जाए, क्योंकि संगीत हमारा प्राण है। हमारी कश्मीर की बहुत बड़ी जो उपलब्धि है वो संगीत हमारा है। हमारे साथ जो है प्रभात कुमार शर्मा भी जुड़े हैं, संजय कौल जुड़े हैं हिमाचल प्रदेश से, बहुत अलग अलग जगहों से है हिंदुस्तान की तो लोग जुड़े हुए हैं। मीनाक्षी तिक्कू ये कश्मीर से है, जुड़ी हुई है। और रेनू मल्ला जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, विजय मल्ला जी की। और नीरज ये सारे, दीपक बुदकी साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बहुत सारे लोग आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस प्रोग्राम के लिए। अब मैं एक रिक्वेस्ट आपको करूंगा, आपने क्लासिकल म्यूजिक की बात बताई, तो एक बहुत ही सुंदर राग आप बहुत ही अच्छे तरीके बहुत बढ़िया गाते हैं, वो राग यमन हमको सुनाएंगे? मैं ट्राई करती हूँ थोड़ा बहुत। हाँ, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। मुझे राग बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों। जी, मुझे भी पसंद है। मैं थोड़ा सा सरगम वगैरह आपको सुना देती हूँ। ये सरगम सुनाने की मेरे
धनी धा धनी रे गा रे गा म धनी धा रे गा गा म धनी सा पा रे गा रे नी धनी गा म पा रे सा बंदिश वंदिश अभी नहीं चला सकते तबले का इसके आधारित बहुत सारे फिल्मी गाने जो है बहुत ही बढ़िया हैं। जब दीप जले आना, जी उसमें वो सरगम भी उसमें गाते हैं ना, नी गा रे गा, वो उस इस तरीके से। और शायद वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे वो बरसात की रात। जी जी, ये गाने जो बहुत ही स्वीट हैं, और ये राग जो है बहुत अट्रैक्टिव राग है। बहुत सारे राग हैं। जी जी जैसे मैंने कहा, मैंने ये राग पूरा 1 साल प्रैक्टिस किया है तो ये इसके है इन दिनों जितना कर सकते थे उसे एक राग पे हमने बहुत काम किया। जलाल साहब की मेहरबानी से जी मैंने इस राग को बहुत देर तक गाया, बहुत अच्छी तरह गाया, तो बहुत ही सुकून मिलता है जब भी गाना इस राग पे कोई आधारित अच्छा गाना हो तो एकदम से जी। मन छू लेता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो कश्मीरी गाने हैं, हाँ जी ये मतलब कश्मीरी गाने जो है वो एक ब्लेंड है, जो हमारा फोक है, हमारा क्लासिकल है कश्मीरी, और जो क्लासिकल इंडियन है, ये सब हमने मिक्स करके हम ये गानों की धुनें बनाते रहे हैं, जैसे हमारे बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बनाते रहे हैं। और ये एक वंडरफुल सिनर्जी है जो हमने वहां पे पैदा की। इसको आप कैसे देखते हैं कि मतलब जो पुराना है वो लुप्त होता जा रहा है, जो जैसे जैसे क्लासिकल कश्मीरी संगीत है, और उसके एक ही घराना है, और वो बेचार उनको भी थ्रेट दिया जाता है कि यहाँ से भाग जाओ। और उसके बाद जो हमारा जो मतलब जो म्यूजिक हमारा कश्मीरी जो फोक म्यूजिक है उस पे आधारित जो धुनें हैं, जिसको हमने ओन किया, जिस पे आधारित हमने धुनें बनाई। तो आजकल के जो परिदृश्य है उसमें आप कश्मीरी संगीत को कहाँ पे देखते हैं, इन सब चीजों को देखते हुए? जैसा म्यूजिक का एनवायरनमेंट आज देखने को मिल रहा है तो उससे कश्मीर का म्यूजिक भी मुतासिर हो गया है। आई मीन व्हिच इज नो सरप्राइज कि आजकल डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड जो है म्यूजिक का, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स चेंज हो रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स नए इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, फ्यूजन हो रहा है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं म्यूजिक में, विच इज फाइन। आई मीन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो है आपका कोर वैल्यूज जो है, जो कोर जो आपकी फाउंडेशन है, जिसको म्यूजिक की फाउंडेशन कहते हैं, वो बरकरार रहनी चाहिए कहीं ना कहीं। उसका एक अपना स्थान है, अपना एक स्पेस है, अपनी एक पोजीशन है। और तब आप बात कर रहे हैं पॉपुलर म्यूजिक की, जिसको कहते हैं कि जो ऑडियंस उसको समझ आ जाए, जी वो फाइन है। अगर आप कोई क्लासिकल पीस उठा के उसको आप फ्यूजन कर लेते हैं तो मेरी नजर में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो आप जनरल पब्लिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हो एक अच्छे फॉर्मूला में। ये सेम थिंग कि आपने कोई एक कड़वी सी, नॉट कड़वी, आई मीन कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन ले ली, उसको अच्छा पैकेज बना के आप किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन में अगर उसका उस म्यूजिक को आप पहुंचा रहे हैं कहीं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है। तो इसी तरह कश्मीरी म्यूजिक में क्या हुआ है कि हम लोग, एक एरा था जो 80s का एरा था, काफी सारा जो फोक था उसको ले लेके हमने उसमें नई एक्सपेरिमेंटेशंस की, उसमें थोड़ा सा क्लासिकल इंट्रोड्यूस करके नई एक्सपेरिमेंटेशन, तो वो एरा में तो वो बहुत पॉपुलर हुआ था। पॉपुलर हो गए। भजन जी ने इतनी अच्छी धुनें बनाई, उसमें एक्सपेरिमेंटेशन था, उन्होंने फोक लिया, उसमें थोड़ा सा अपना इंट्रोड्यूस किया, गिटार इंट्रोड्यूस हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। कई गानों में हमने गिटार यूज किया, उसमें कई गानों में क्लैरनेट बजाते थे, मैंडोलिन
हाँ, इंदौले मेंटल में इंट्रोड्यूस हुआ, एट द सेम टाइम संतूर भी था, तो उसका वो एक एक्सपेरिमेंटेशन जो हुई, तो उसमें एक नया नया रूप उभर आया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और कभी कभी क्या हो जाता है कि उस एक्सपेरिमेंटेशन के चक्कर में क्या हो जाता है, आप बहुत ज्यादा लाइन क्रॉस कर जाते हो और उसके वो ब्लेंड ठीक नहीं बैठता है, और न कानों को अच्छा लगता है, ना आप सडनली एक कश्मीरी गाना लेके उसको एक पॉपुलर म्यूजिक में बना देते हैं, उसको सारे इंस्ट्रूमेंट्स वो डाल देते, तो कभी क्लिक हो जाता है, कभी नहीं। तो म्यूजिकली अगर आपके कानों को वो सुनने में अच्छा लगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नहीं लगता कि एक्सपेरिमेंटेशन कुछ खराब है, ब्लेंड्स फ्यूजन्स होते रहे आप हमारे आप टाइम आप से होते आपका रहे। आपका ये कहना है कि अपनी आत्मा जो है हमारे गानों की वो मरनी नहीं चाहिए, नहीं, उसको उसको और निखरना है। जी इंस्ट्रूमेंट जी कोई भी बजाए, लेकिन उस आत्मा को मत मारिए जो जी कश्मीरी मतलब मूल मूल है, जिसमें हम गाते रहे हैं, जो जी रूप है, जो छक्र है, जो बाकी चीजें, उसको हम ब्लेंड करके गाते थे। कई गाने ऐसे हैं, जैसे अभी आपने जो गाना दुगाना बताया, उसमें वो बात आती है, जो जो हथेवेज क्या जी वो हाँ, या वो चीज उसमें आती है। इसी प्रकार से बहुत सारे गाने उन्होंने कंपोज किए हैं, भजन जी ने, जलाली साहब ने, लंगू साहब ने, उन्होंने बहुत बढ़िया। और ये क्या नाम, नसरुल्लाह खान ने, नसरुल्लाह जी। खान ने बहुत बहुत ब्यूटीफुल धुनें बनाई हैं। और मुझे तो मुझे याद है लंगू साहब वो अकॉर्डियन बजाते थे साथ में हमारे गानों के। हाँ हाँ, कोई फोक धुनें होती थी, उसमें अकॉर्डियन साथ में बजाते, उसका अलग ही एक टच बैठता था। तो पहले पहले रिजेक्शन होता था, कई क्रिटिक्स ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि नहीं, ये क्यों कर रहे हो आप बिल्कुल प्योर उसको रखो। वो भी पॉसिबल नहीं है आज के। आप हम इवॉल्व हो रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमने कई चीजें हम आज स्मार्टफोन्स पे हैं। तो evolution should be accepted at any time, but only thing कि आप उसकी essence ना खोएं, आप उसका डिक्शन ना खोएं, आप उसकी वो रूह ना खोएं, जैसे आपने कहा। पर आप इंट्रोड्यूस करिए नई चीजें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका पसंदीदा सिंगर जम्मू कश्मीर का कौन है? That's a tough that's a tough thing to say. सारे सारे सबके सब जिनके साथ मैंने गाया है, वो रूह को छू देने में, जैसे आप बता नहीं सकते कि मैंने इनको सामने से सुना है। और जैसे शमीम जी और कैलाश जी और विजय मल्ला जी, सारे जब गाते हैं तो उनके गाने जो रिकॉर्डेड म्यूजिक है, मैं अब भी सुनती हूँ कभी, तो उसमें इंसान दंग रह जाता है कि कितने कम रिसोर्सेज में वो अपनी एक आवाज की बदौलत क्या मैजिक क्रिएट करते थे। तो उसी में आपकी जो वॉइस है, आप जो वॉइस मॉडल है, वो ही रहती है, वो हमेशा रहती है। तो उसमें कंपैरिजन के तौर पे तो कुछ नहीं कह सकते। अभी आजकल मिर्जा इतना प्यारा गाती हैं और अर्चना इतना प्यारा गाती हैं, उनकी हर एक कॉम्पोजिशन जो है, तो सब अपने अपने सब अपना अपना यूनिकनेस है सब में। विजय मल्ला जी अच्छा, की यूनिकनेस थी उनकी म्यूजिक एक। डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर्स में से जो म्यूजिक कंपोजर्स रहे, आपके फेवरेट म्यूजिक कंपोजर्स कौन से? एब्सोल्युटली, आई मीन, जैसे मैंने कहा, जलाली साहब तो मेरे गुरु हैं, तो मुझे उनकी उनकी कॉम्पोजिशंस बहुत प्यारी लगती हैं, क्योंकि उनमें एक यूनिकनेस होती है। उनकी कॉम्पोजिशंस ऐसे एक तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं होती हैं, पर उनमें इंट्रिकेटनेस होती है। और एक उनमें टेक्निक जो क्लासिकल का एक टच होता है, बट एट द सेम टाइम वो एसेंस जो है, उनकी रूह है, वो रहती है। इसी तरह लंगू साहब के जो कॉम्पोजिशंस होती थी, उनमें बहुत एक्सप्रेशंस होते थे, म्यूजिकल एक्सप्रेशंस होते थे। और भजन जी की यूनिकनेस, उनकी वो कॉम्पोजिशन इंट्रिकेट होती थी। मैंने उनकी काफी मुश्किल धुनें गाई हैं, और रिकॉर्डेड हैं वो। तो उनकी एक अलग सी यूनिकनेस थी, उनके कॉम्पोजिशंस में पीसेस बहुत प्यारे आते थे। तो हर एक म्यूजिशियंस जो है अपना अपना यूनिकनेस लेकर आते थे। अभी कोई मतलब, मैंने आपको अभी रिक्वेस्ट किया था कि कोई सोलो जो आपने गाया हो, जो अकेले गाया हो गाना कश्मीरी में, हाँ जी, तो हाँ, उसको एक सुनाएंगे और जी। ये मेरा
एक वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स है, क्योंकि उसके लिरिक्स मुझे बहुत पसंद है। ये न्याम साहब का गाया। मैं सूफी पोएट्स को काफी पसंद करती हूँ, तो बहुत बढ़िया, जो भी सूफी म्यूजिक है। दादी चालिया रोपान रे दये तमु दादी चालिया रोपान रे दये तमु दये तमु yakil chigras kastam hai naye tamo dad chaliya ropan re naye tamo Shama dazan parvane dazan gosna su Shama dazan parvane dazan gosna su dazan gosna su Dod yele dan dan छाय मोर बन गए नए नए रोमान मारे क्षमा दजान परवाने दजान गोस्तासु क्षमा दजान परवाने दजान गोस्तासु दजान गोस्तासु Dod yele dan dan छाय मोर बन गए नए तमो दाद चलिया रोमान मारे नए तमो वंडरफुल, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया। और ये देखिए इन शब्दों में कितने गूढ़ अर्थ छिपे हुए हैं, और ये अपने जो लक्षणा अर्थ से भी आगे व्यंजना अर्थ जो इनका है, व्यंग्य अर्थ जिसको हम बोलते हैं, बहुत ही तो समझने वाली बात है कि ये कॉम्बिनेशन जो है इसका जो आपका मतलब जो इसकी कंपोजिशन किसने की है, बहुत ही बेहतरीन। ये एक्चुअली ये गाना कई बार पहले मैंने रिकॉर्ड किया है रेडियो कश्मीर में। इसकी उस टाइम लंगू साहब ने बनाई थी कॉम्पोजिशन। अब ये वाली कॉम्पोजिशन मैंने इसको थोड़ा चेंज करके अब अपने एल्बम में डाला है। ये कॉम्पोजिशन मेरी है, तो ये मैंने कंपोज किया था अपने। मतलब आपने इसको रिफाइनमेंट में डाला, मतलब थोड़ा सा रिफाइन करके किया है, थोड़ा डिफरेंट ट्यून करके बनाया। मुझे ये गाना बेसिकली बहुत पसंद है, बहुत उसके लिरिक्स बहुत पसंद है ये गाना। तो ये मेरा एक फेवरेट गाना है जिसके मुझे लिरिक्स बहुत पसंद थे, तो मैंने सोचा कि ये एल्बम में डालना है, तो इसका नया ट्यून चेंज करती थी मैंने। तो आप फिल्मी गाने सुनते हैं? सुनती हूँ, बट जो कौन सा फेवरेट सॉन्ग है आपको बहुत ज्यादा जिसको गुनगुनाती रहती हैं आप? ज्यादा एक ना एक सॉन्ग होता है कई सारे हैं।
एक मैं बात बताऊंगा आपको, ये क्या होता है कि मेरे साथ ऐसा होता है कि कभी-कभी एक सॉन्ग जो है वो हफ्ता 10 दिन रहता है जी। या 1 महीना 2 महीना रहता है, फिर सबके दूसरे साथ सबके साथ सबके साथ जी, होता है। आप मुझे बताइए जो बार-बार आपको याद आता है वो सॉन्ग कौन-सा है? अम, मोस्टली पुराने गाने। हाँ, आजकल मेरी 2.5 साल की मेरी 2.5 साल की ग्रैंड डॉटर है। तो जी। उसको मैं गाने बहुत सुनाती हूँ आजकल। तो कल ही मैं उसको एक बच्चों के गाने सुना देती हूँ, कभी कुछ सुना देती हूँ, तो उसके साथ मैं बहुत गाती हूँ। जितना हुँ, मैं गाना गाती हूँ उसको ही सुनाती हूँ। एंड शी इज वेरी म्यूजिकली अवेयर, तो उसको अच्छा लगता है। तो कल मैं उसको एक पुराना एक गाना सुना रही थी, जस्ट टू कीप हर, उसका एयर अच्छा हो। गाइड का गाना है, पिया तो से नैना क्या बात है, लागे। क्या बात है! कितना बढ़िया गाना है। ओह! वंडरफुल, थोड़ा-सा सुना दीजिए। हम्म, पिया तो से नैना लगी रे, नैना लगे रे, जाने गज़ब। क्या हो अब आगे रे, नैना लगे रे, पिया तो से नैना लगे रे, रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा उस गली का हुँ, फेरा, रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा उस गली का फेरा, आना मोरे सैया जब आए, चमकना उस रात को जब मिलेंगे तन मन, मिलेंगे तन मन, पिया तो से हाथों से पिया तो से नैना लगी रे, नैना लगे रे, जाने क्या हो। तो इतनी खूबसूरत जगहें हैं इस पे, जो छोटी छोटी मुर्गियां हैं, छोटी छोटी ये जगह है। ऐसे गाने कई सारे हैं जो जो मुझे अच्छे लगते हैं। नए गानों में भी काफी अच्छे हैं, पर मेरे जहन में ज्यादा देर रहते नहीं है, क्योंकि मैं वही सुनती हूँ जो बहुत सूफी हो, बहुत क्लासिकल हो, उसको सुनने की कोशिश करती हूँ। तो फिल्मी गाने जरा कम जहन में रहते हैं। आजकल भी बहुत अच्छे गायक हैं, अरिजीत जैसे हैं, वो ऑफ बहुत कोर्स, बढ़िया गाते हैं और बहुत बहुत ही अच्छा लगता है बहुत ही अच्छा उनकी। गाते हैं। तो अच्छे अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर्स भी हैं, तो अच्छी कंपोज़िशंस भी है। तो इसीलिए मैंने एब्सोल्युटली। बोला कि हमको आशा कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि आशावाद नहीं, रहना चाहिए और मैं हमको हमको हम जी, जी, बोलिए। आप बोलिए। नहीं, मैं उस मामले में मैं बहुत प्रोग्रेसिव थिंकिंग हूँ। मुझे बहुत यकीन है कि जितना भी म्यूजिक सीन अब है, काफी अच्छा है। बहुत ही अच्छे टैलेंट आ रहे हैं, इतना स्कोप है। बस मुझे यही है कि कश्मीर में जितना म्यूजिक था वो बंद रह गया, दबा रहा, या अब थोड़े बहुत अब म्यूजिक आने सीन लगे हैं, आ नई रहे हैं, वॉइसेस आ रही है वहाँ से। आ रहे हैं। एक शाज़िया करके एक लड़की है, उसकी मैंने कई जी, सारी मतलब देखी, बहुत हाँ, बहुत अच्छी आवाज़ें हैं वहाँ से, मतलब जो अच्छा जिनका मतलब गायन है, एब्सोल्युटली। तो टैलेंट इस की तरीके कमी से नहीं है, हमारे बस हमारे वही टैलेंट की कमी नहीं है, बट सीखने का मौका उनको, सीखने का उतना अपॉर्चुनिटीज। नहीं है अभी। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग और नए-नए जुड़ गए हैं, जिन्होंने पूजा बान है सासवाल, वो हमारे साथ और जुड़ी हैं, और संजय कौल हैं, रेणु जी तो ऑलरेडी हमारे साथ बहुत सारे लोग, मैं सबका धन्यवाद देता हूँ कि वो ये शो देखने थैंक के यू लिए आए मेरी तरफ से, सबको सबको थैंक यू। आप और आपका आप सब बहुत-बहुत इंडियन की धन्यवाद। आवाज सुनिए। आपका आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े, आपने थैंक यू फिर से अपनी हिस्सा स्पेस दिया और बहुत अच्छा लगा, बहुत अब देखिए मन झूम रहा है और ये ये आपकी आवाज़ और आपके टैलेंट का जादू है। तो आपसे अब आज्ञा चाहूँगा, तो विदा थैंक होता यू, हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर। थैंक यू नमस्कार। महाराज जी, थैंक यू आप सब लोगों को जो जुड़े हैं आपके साथ, और सब लोगों को जी, जो प्यार दिखाते हैं, सब जी। लोगों को नमस्कार।